वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं। मैं बार बार आपसे ये चीज़ें कहती रहती हूँ कि हम बात करते रहते हैं आपकी सेहत की, आपकी तंदुरुस्ती की, जिसके लिए हम आपको बताते रहते हैं कि आपको अपना लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। कुछ चीज़ें जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जो है वो फैलती चली जा रही हैं। ऑल्दो इसके बारे में हम जितनी अवेयरनेस, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं, बट स्टिल जब आपके पास डेटा मौसूल होता है तो आप यकीन माने ख़तरनाक हद तक हम देखते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट में इजाफा होता चला जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं वो भी आज डिस्कस करेंगे, अलामात भी डिस्कस करेंगे और आप इससे बच कैसे सकते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के पेश नज़र आपको क्या करना है। अपने मेहमानों का मैं तारुफ करवाती चलूँ जी। ईशल साकिब माहिर ग़िज़ायात हैं, डॉक्टर शाहिद नदीम साहब ने ज्वाइन किया है, माहिर ज़ियाबतीज़ हैं। अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, ये डायबिटीज़ बेसिकली है क्या? बेसिकली डायबिटीज़ इज़ अ डिजीज़, इट्स अ क्रॉनिक प्रोग्रेसिव मेटाबॉलिक डिजीज़। अच्छा, अब इसमें 3 लफ्ज़ मैंने बताया ना, क्रॉनिक तो लॉन्ग टर्म चलने वाली, क्रॉनिक प्रोसेस होता है जो कि बहुत। डायबिटीज के बारे में डॉक्टर साहब जो कहा जाता है कि एक दफा हो जाए तो बस फिर लाइफ लॉन्ग है। एग्जैक्टली तो ये भी क्या सच है? ये भी ये क्रॉनिक वर्ड ये इसी को शो करता है। दायमी बीमारियां जो होती हैं चलती रहती हैं। अच्छा, इट्स अ प्रोग्रेसिव डिजीज, ठीक है। जब स्टार्ट होती है तो इसके लेवल्स कुछ और होते हैं। जैसे जैसे लाइफ गुजरती है, टाइम बढ़ता है, एज बढ़ती है, बीमारी को मतलब बीमारी ओल्ड होती है, ये भी बूढ़ी होती है, तो इसके साथ साथ जो है वो जो पैनक्रियाज है या जो लबलबे का काम है वो मुतासर होता रहता है वक्त के साथ साथ। और इसकी जो डाइट मज़ीद स्ट्रिक्ट होती रहती है, लाइफस्टाइल मज़ीद बेहतर होता रहता है, करना पड़ता है, दवाइयाँ बढ़ती रहती हैं और ये चलता रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। बेसिकली इट्स अ हार्मोनल प्रॉब्लम होता है और अल्लाह ताला ने एक मैकेनिज़्म बनाया है बॉडी में पैनक्रियाज के थ्रू। पैनक्रियाज एक हमारा लबलबा जिसे कहते हैं एक ऑर्गन है जहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे कोई सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं बीटा सेल्स, वहाँ से इंसुलिन प्रोड्यूस होती है और वो बॉडी में प्रोड्यूस होती इसलिए कि जितना हम खाते हैं, जब हमारा मैदा उसको डाइजेस्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, तो जो स्मॉलेस्ट या जो एनर्जी का जो केमिकल है ग्लूकोज वो रिलीज होता है, वो ब्लड में आ जाता है। उस ब्लड में आने के बाद ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का हार्मोन है और उसका काम ये होता है कि जो हम खा रहे होते हैं हजम होकर जो भी ब्लड में जा रहा होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको वो ब्लड में से लेकर सेल्स में, हर ऑर्गन का जो है ना टिश्यूज हैं उसके सेल्स हैं, तो वहाँ पे वो इंसुलिन जो है उस ग्लूकोज को एंटर कर देती है और जब एंटर कर देती है तो ग्लूकोज को सेल यूज करता है फॉर एनर्जी और वहाँ पे जो ब्लड में उसका लेवल एक नॉर्मल हद तक कंट्रोल हो जाता है, एक नॉर्मल प्रोसेस जो हर एक के अंदर होता है। डायबिटीज़ जब होती है तो जो बीमार आदमी होता है उसमें ये जो मैकेनिज्म है इंसुलिन का और उसका असर प्रॉपर के ग्लूकोज से फिर उसको एंटर करना सेल्स में, ये मुतासर हो जाता है। अब यहाँ पे कई टाइप्स की डायबिटीज़ हैं जिसमें से जो ज़्यादा मेन जो क्लासिफिकेशन है डायबिटीज़ की है उसमें एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है और टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है। टाइप 1 की पैथोलॉजी डिफरेंट है, टाइप 2 की डिफरेंट है। ठीक है। दोनों में जेनेटिक या मौरूसियत एक किरदार ज़रूर अदा करती है, लेकिन ज़्यादातर जो जेनेटिक्स है वो टाइप 2 में रोल प्ले करती है। टाइप 1 में क्या होता है कि यही जो ऑर्गन है पैनक्रियाज जिसका मैंने जिक्र किया जहाँ से इंसुलिन बन रही है, वो अपने ही जो ऑटो इम्यून जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट काम करता है, जिसको ऑटो इम्यून प्रोसेस कहते हैं। और उस प्रोसेस के तहत जो है अपना ही पैनक्रियाज अपने ही जो है मतलब अपने ही जिस्म की वजह से, उसकी अपनी इम्यूनिटी की वजह से वो तबाह हो जाता है, रेजिस्ट करने लगता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और स्टार्ट में थोड़े से बीटा सेल्स ज़ख्मी हालत में पड़े होते हैं, लेकिन एट द एंड थोड़ा सा महीने गुजरते हैं तो फुली तौर पे पैनक्रियाज डेड हो जाता है, बीटा सेल डेड होते हैं, वहाँ से इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाती है और वहाँ पे फिर ब्लड जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती, फिर हमें पेशेंट को इलाज के तौर पे इंसुलिन बाहर से देनी पड़ती है और शुगर कंट्रोल करनी पड़ती है। ये टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है। जहाँ तक टाइप 2 डायबिटीज़ का ताल्लुक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, टाइप 1 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कॉमन है, आजकल बहुत ज़्यादा इसके इश्यूज आ रहे हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ में थोड़ी सी पैथोलॉजी डिफरेंट होती है। होता यही मैकेनिज्म है, बीटा सेल से जो इंसुलिन बन रही है उसी ने करना होता है, लेकिन उसमें इंसुलिन बनने का प्रोसेस चलता रहता है। उसमें बीटा सेल्स जो हैं वो
डिस्ट्रॉय नहीं होते, बल्कि वहाँ पे एक ख़ास टर्म यूज़ होती है, हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी। जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो उसकी वजह से जो इंसुलिन बन रही होती है पैनक्रियाज से, वो अपना असर नहीं करती या प्रॉपर असर नहीं करती, या उतनी क्वांटिटी में नहीं बनती जितनी क्वांटिटी में डिमांड होती है। तो डिमांड और सप्लाई का भी इशू होता है, सही, उसकी इफेक्टिविटी का भी इशू होता है, और जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तो खासी डिटेल में डॉक्टर साहब ने दोनों टाइप की शुगर पर रोशनी डाल दी। डायबिटीज़ भी कहते हैं डाइट का बड़ा रोल होता है। सो डायबिटीज़ के पेशेंट की डाइट क्या होनी चाहिए, उससे पहले फिर हम बाद में जिक्र करेंगे कि कौन सी डाइट ऐसी है जो कि खतरनाक भी है, जो कि बिल्कुल नहीं लेनी। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको खुराक में क्या क्या लेना चाहिए? अच्छा, लोगों को लगता है कि अब हम डायबिटिक हो गए या हाइपरटेंसिव यानी कि ब्लड शुगर लेवल फॉर एग्जांपल ज़्यादा जाने लग गया या लो जाने लग गया, या फिर हमारा ब्लड प्रेशर हाई जाने लग गया, तो हमें बिल्कुल कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर देनी है। लोगों का माइंडसेट ये होता है, वेयर जो माइंडसेट आपका इस तरह का होना चाहिए कि आपने हर चीज़ खानी है लेकिन बैलेंस में खानी है। कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो हम आपको रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं, लेकिन नॉर्मली जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, जिसमें पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि रोटी चावल, वो आपने कंज्यूम करने हैं, ओट्स कंज्यूम करने। अब रोटी और चावल, बेसिकली चावल जो है उसका पोर्शन आपने मैनेज कर लेना होता है। कोई भी ग्रेन है, कोई भी चीज़ है जो डायबिटिक पेशेंट है उसका पोर्शन जो है वो मैनेज करेगा। बहुत ज़्यादा पोर्शन, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह अगर सब्जियों का पोर्शन कम ले रहा था, तो अब हम कहेंगे आपने वेजिटेबल्स का पोर्शन ज़्यादा ले लेना है। इसी तरह के ग्रेन्स बहुत ज़्यादा ले रहे थे, या फिर प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे थे, या फ्रूट्स बहुत ज़्यादा थे। एट टाइम्स लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा भर भर के फ्रूट चाट खाने लग जाते हैं, सर्विंग साइज नहीं। आजकल आम का है ना मौसम, बहुत ज़्यादा, आम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, बिल्कुल लोगों को ये लगता है कि नहीं फर्क पड़ता, तो वो क्या करते हैं पोर्शन नहीं देखते। वेयर पोर्शन कंट्रोल जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में। उसमें ये होता है कि डायबिटीज़ का ऑनसेट हो गया है, अगर आप प्री डायबिटिक हैं या फिर आप डायबिटिक हैं, तो आप अपने डाइट के थ्रू प्री डायबिटीज़ को तो रिवर्स कर सकते हैं। आप अपना जनरली टाइप 2 में क्या होता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल, यानी कि आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, आप वॉक नहीं प्रॉपर करते, आपका वेट बहुत बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो गई है, उसकी वजह से फिर ये फैक्टर्स प्रेवलेंट हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। उसमें हमने डाइट को मॉनिटर करना होता है। अच्छा, उसमें डिफरेंट लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को ऑप्ट करते हैं। एक बहुत बेसिक स्ट्रैटेजी है जो मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद एक चीज़ सामने आई है कि अगर आप इस तरह करें कि खाना खाने का पैटर्न जो है आप डिफाइन कर लें, जिस तरह हम लोग जनरली लोगों को माई प्लेट मेथड सजेस्ट करते हैं। मैंने आपके शो में लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हर फूड ग्रुप इनकॉर्पोरेट करना है, लेकिन डायबिटीज़ में हम खाने की अरेंजमेंट करवा देते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप खाने बैठे तो सबसे पहले आप सैलेड का पोर्शन कंज्यूम कर लें, तो उसमें क्या होगा कि सैलेड में फाइबर भी है, वेजिटेबल्स में फाइबर है। सैलेड में आप कौन सा ले सकते हैं, लेटस ले सकते हैं, केल ले सकते हैं, स्पिनच यानी पालक ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, सुपर फूड है, दैट इज़ वेरी गुड, वो ले लें। चेरी टमेटोज़ ले सकते हैं, या वैसे भी टमेटोज़ यानी कि टमाटर ले सकते हैं, उसमें वाटर का कंटेंट अच्छा है। डिपेंड करता है, जिन लोगों को उसके सीड से इशू है वो रिमूव कर दे, डीसीड करके उसको वैसे ले लें एज अ। उसके अलावा गाजर का कंटेंट भी ले सकते हैं, खीरा भी उसके अंदर हो सकता है। हर वेजिटेबल सिवाय आलू के, सैलेड में आपने आलू नहीं डालना, आलू वैसे परमिसेबल होता है लिमिट्स में, लेकिन सैलेड में नहीं डालना। अच्छा, ये सैलेड आपने बना लिया, दिस इज़ वेरी हाई इन फाइबर एंड वाइटामिन एंड मिनरल्स, बहुत ज़्यादा हाई है। ये आपको वैसे ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, प्लस फाइबर ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा कि हमारे पेट को फिलअप कर देगा। पहले आपने सैलेड खा लिया। सेकंड चीज़ जब आपने खानी है दैट इज़ प्रोटीन। तो खाने का पैटर्न डिफाइन हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ यही चीज़ें खानी है, सिर्फ ये कि खाना खाते हुए प्लेट बनाइए तो पहले सैलेड का पोर्शन खा लें, देन उसके बाद आप प्रोटीन ले लें। प्रोटीन में आपने लीन प्रोटीन लेनी है, जिस तरह के फॉर एग्जांपल आपने चिकन ले लिया, फिश ले ली, दालें ले ली, ये लीन प्रोटीन होती है। अगर आपने हाई फैट प्रोटीन भी लेनी है तो वो लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ले सकते हैं, उसमें आप आउंसेस के अकॉर्डिंग, बिल्कुल 6 आउंस ले ले, 3 आउंस ले ले, डिपेंड करता है आपकी बॉडी की नीड्स क्या है, हर किसी की इंडिविजुअल नीड्स हैं। तो पहले वेजिटेबल का पोर्शन ले लिया, सेकंड पोर्शन आपका आ गया प्रोटीन का जो कि लीन आपने लेनी थी, थर्ड पोर्शन अब आप जो खाएंगे उसी प्लेट में से खाते हुए जो तीसरी चीज़ आप खाएंगे दैट इज़ ग्रेन्स। वो या रोटी होगी या चावल होंगे या ओट्स होंगे, किसी भी तरह की रोटी हो सकती है, ब्राउन राइस हो सकते हैं, वो आपने तीसरे नंबर पे खानी है। इसको खाने का पैटर्न डिफाइन करने का मतलब ये कि एक तो क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा रोटी खा रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रेन्स खा रहे होते हैं, वेरस हमने इसको थोड़ा लिमिट करना होता है, ख़त्म नहीं करना होता, पोर्शन को कंट्रोल करना होता है। तो जब हम वेजिटेबल्स पहले खाते हैं तो फाइबर ज़्यादा मिल जाता है, वो इतना फिलअप कर देता है हमारी स्टमक को कि हम फिर बाकी चीज़ें ज़रा कम खाते हैं। तो हमने पैटर्न ज़रूर डिफाइन कर लेना कि किस तरह पहली कौन सी चीज़ खानी है। सही। डॉक्टर साहब, शुगर होती किन लोगों को है? हाँ, देखिए शुगर मैंने बताया जैसे 2 टाइप्स की है ना। जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं वो ज़्यादातर यंग लोगों को या बच्चों में देखी जाती है, जिसमें लेकिन आजकल ये होता है कि जी एजिस से बढ़कर अब केसेस आने शुरू हो गए हैं। मसलन
जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, पहले ये होता था कि टाइप 2 डायबिटीज़ को हम कहते थे कि इट्स अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ये ज़्यादातर एडल्ट लोगों में होती थी जो बड़ी उम्र के होते, 30+ या 35+। लेकिन आजकल क्या हो गया, बच्चों में भी टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वेट प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, ओबेसिटी जो है बच्चों में बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसका मैंने जिक्र किया, और इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, जो बेसिक मिथ है या जो मिसकॉन्सेप्शन है या मिस इन्फॉर्मेशन जो सोसाइटी में ये है कि जी मीठा खाने से शुगर होगी। हाँ। ऐसी कोई बात नहीं एक है। मीठा आपके सामने भी रखा है जो कि सबसे बड़ी वजह करार दिया जाता है। मुझे लाइव जाने का कहा जा रहा है, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला कि मीठा खाने से क्या डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है, कि हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। जी, वेलकम बैक। डॉक्टर शाहिद नजीम से हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो डॉक्टर साहब, चीनी खाने से क्या शुगर होती है? नहीं, ये तो बहुत बड़ी मिथ है और गलतफहमी है लोगों में, डिस इन्फॉर्मेशन है। चीनी खाने से शुगर नहीं होती, वरना तो फिर हम सब लोग चीनी खाते ही हैं, फिर ये तो फिर सब चीनी डायबिटिक। खाना ठीक भी तो नहीं ना है? चीनी खाना ठीक भी नहीं है, ख़ास तौर पे ये जो सफ़ेद चीनी है, अगर आप कहें कि इसको अगर आप रिप्लेस करें ब्राउन शुगर से या आप गुड़ से या शक्कर से, वो ज़्यादा बेहतर है, हेल्दी है, क्योंकि नेचुरल सोर्स से आ रही है, इसमें कई केमिकल्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सारा कुछ होता है, तो वो एक अलग इशू है। लेकिन चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होती। डायबिटीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपका वज़न ज़्यादा है, आपका जो लाइफस्टाइल वो सेडेंटरी है, आप बैठे रहते हैं हर वक्त, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है। अगर आप मोटापे का शिकार हैं तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम आप बैठे रहते हैं, आप तो चलने से उकता जाएंगे। डेफिनेटली, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर आप स्मोकर हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जंक फूड खाते हैं, बैलेंस डाइट, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, प्लस स्ट्रेस है लाइफ में, स्ट्रेस होते हैं, फैमिली स्ट्रेसेस हैं, जॉब स्ट्रेस है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, तो ये स्ट्रेस लेने से भी आपको हाँ, उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है ना, शुगर नहीं, मैं मतलब रिस्क बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो कि आपको वल्नरेबल बनाते हैं, आपको उस खतरे में डाल सकते हैं कि आपको शुगर हो सकती है। कब होती है ये अल्लाह जानता है, लेकिन हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया रिस्क फैक्टर्स कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मौरूसियत है, माँ बाप में डायबिटीज़ है, आप मोटापा भी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी है, डाइट भी, तो ये बहुत चीज़ ज़्यादा आपको खाने वालों को भी डायबिटीज़ के चांसेस। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खाने से क्या होगा, लाइफस्टाइल अगर सेडेंटरी है, वेट गेन होगा, जब वेट गेन होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो आप डायबिटीज़ का शिकार हो सकते हैं। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बच्चों में ज़्यादा होती है, यंग जो लोग होते हैं उनमें होती है, जबकि बिल्कुल ही पैनक्रियाज ख़त्म हो जाता है, इंसुलिन बनाना नहीं बनाता नहीं है। तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जेनेटिक जो मौरूसियत है उसमें, लेकिन जेनेटिक्स उसमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। उसमें ज़्यादा रोल जेनेटिक्स और प्लस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, वो मिल के फिर बच्चे को वल्नरेबल करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ में। लेकिन ये ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है, ये किसी में भी हो सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, चीनी आपने सामने क्यों रखी हुई है? ये अच्छा, हाँ, ये मैं प्रोसेस आपके प्रोग्राम के हवाले से अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनको बताना चाहूँगा कि जब शुगर लेवल बढ़ता है ब्लड में तो ब्लड बिकम्स थिक। हाँ जी। ऐसे ही जैसे कि अगर ये सादा पानी आप देखें ना, ये पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल थिन सा है, और इसमें कुछ चीनी हमने पहले से डाली भी हुई है, और 1-2 चम्मच में और भी डाल लेता हूँ। ज़ाहिर है जब आपके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ता है तो चीनी होती है ना, ठीक है ना। जैसे हम मिक्स करके इस पानी को अगर मिक्स करेंगे चीनी को इस पानी में, तो आप देख रहे हैं थोड़ी देर बाद जो है, जैसे हम कभी रमज़ान में शिकंजी बीन बनाते हैं या वैसे भी नींबू वाला पानी बनाते हैं, तो पहले हम चीनी मिक्स कर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वो इट बिकम्स थिक। हाँ जी, थिक शीरे की तरह से हो जाता है, थिक हो जाती है। तो जब बॉडी में, ब्लड में जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है, शुगर लेवल बढ़ता है, तो उसका ब्लड का भी यही असर होता है, आपका रहता गाढ़ा हो जाता है, थिक हो जाता है, और उसमें ग्लूकोज क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं मैं मिक्स कर रहा हूँ, और ये अभी मैं थोड़ी देर लगेगी मुझे मिक्स करने में, इतनी देर में आप हाँ, चलें हम आ जाते हैं ईशल की जानिब। ईशल, डॉक्टर साहब तो हमें बता रहे हैं, बट मुझे ये बता दें, आपने कहा कि पोषण कंट्रोल में आपने रोटी भी ऐड कर लेनी है, चावल भी, बट मैंने तो सुना है चावल बहुत खतरनाक है, रोटी हर रोज़ खाना डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा लोगों को यही लगता है कि चावल और रोटी हमारे एनिमीज़ हैं। बहुत सारे लोग ये प्रमोट करने लगे कीटो डाइट्स को,
ये कीटो डाइट कर ले, यानी कि चावल रोटी छोड़ दें और आप प्रोटीन लेनी स्टार्ट कर दें, यानी चिकन, बीफ, मटन। लेकिन ये गलत अप्रोच है। आपने रोटी चावल खाने, आपका बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ना, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा जिसने आपको एनर्जी देनी, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। वो रोटी से आते हैं, चावल से आते हैं। हाँ, आपने खाने किस तरह ये मैटर करता है। अगर आप डायबिटिक हैं और ओबीज़ हैं यानी मोटे हैं, उस वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ आपको होगी। एक तो है ना, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि टाइप 1 है, दैट इज़ वो पहली ऑटो इम्यून है, वो तो इंसुलिन डिपेंडेंट ही है। लेकिन जो दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है ना, उसमें आप अपनी फंक्शनैलिटीज़ को बेटर कर सकते हैं। उसमें आपने ये करना है कि जिस तरह आपने वीट है, नॉर्मल वीट हम लेते हैं गंदम, उसके साथ आपने एडिशंस कर लेने और जो है ना उसके ग्रेन्स के, जिसमें ग्रेन्स सबसे एक जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ जॉ। आप वीट के अंदर अगर जॉ का कंटेंट ऐड करते हैं, जॉ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जैसे 22 से 25 होता है। जैसे अगर वीट का 50 है होल वीट का, तो वो जॉ आप साथ में मिक्स कर लें। ये होगा कि फिर जो और वीट का भी ये कि हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, हम बाहर से ले आते हैं वीट फ्लावर, वो सही नहीं होता। उसमें आपने खुद पिसवाएं, उसके अंदर हस्क बहुत ज़रूरी है, फाइबर का कंटेंट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अब जिसे नॉर्मल अल्फाज में कहा जाता है कि चक्की वाला आटा जो है जिसको खुद पिसवाते हैं, उसमें ये होता है कि फ़ाइबर का कंटेंट ज़्यादा होता है। हमने डायबिटीज़ के पेशेंट को हर वो चीज़ देनी है जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है, ताकि स्लोली वो आपके ब्लड स्ट्रीम में जाए और आपके शुगर लेवल को, ग्लूकोज लेवल को स्पाइक ना दे। उसमें होल व्हीट फ्लावर है, दूसरा है बार्ले और मिलेट्स। उसमें यह है कि आपने जौ और बाजरे का आटा भी ऐड करना है। अब डिपेंड करता है, बहुत सारे लोगों को जौ सूट करती है, सेफ होती है, जिसको नहीं सूट करती है, जिसको बाजरा फ्लेवर एट टाइम्स बाजरे का फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसको हम रिकमेंड करते हैं कि आप जौ और गंदम का जो आटा होता है उसको इक्वल प्रोपोर्शंस में ले लें। 1 कप वो आटा है तो 1 कप वो आटा है। उसमें ये कि फाइबर का कंटेंट आपने रिमूव नहीं करना, तो फाइबर इंटैक्ट रहे उसके अंदर, आपने छानना नहीं है उसको। आप कोशिश करें वैसे ही आप उसको कंज्यूम करें। उसकी रोटी अगर आप खाएंगे तो वो आपके ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक उस तरह नहीं देगी, क्योंकि फाइबर उसको मास्क कर लेगा। फाइबर बहुत ज़रूरी है। वो पूरी रोटी आप खा सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट को तो कहते हैं कि आपको छोटी सी रोटी लेनी है। अच्छा नहीं, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर कोई लंबा इंसान है तो हम उसको 2 6 इंच की चपातीज भी देते हैं। जो जिनका हाइट छोटी है हम उनको कहते हैं आप एक 9 इंच की या तो चपाती ले लें या फिर एक 6 इंच की। इंचेस नहीं मेजर कर सकते तो दिस इज 6 इंच एंड दिस इज 9 इंच। ठीक है, आपने इस तरह लेनी है। आपने रोटी ज़रूर कंज्यूम करनी है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं छोड़ने। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा आप बाकी चीज़ों पे जाएंगे। और प्लस हमारे लिए ज़रूरी भी है, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते तो हमें ऑटोमेटिकली, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि ऑटोमेटिकली चीनी की क्रेविंग ज़्यादा हो जाएगी। जब कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे ना तो क्या होगा कि आपकी बॉडी इतना शुगर को क्रेव करेगी कि फिर आपसे रेजिस्ट नहीं किया जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लेंगे। इसीलिए बेटर ये है कि आप रोटी चावल खाएं। चावलों में ये, क्योंकि वाइट राइस जो होते हैं उसमें फाइबर का उस तरह का कंटेंट नहीं होता, तो वो लिमिट कर लें, वो 6 टेबलस्पून ले लें। अगर आप चावल के ज़्यादा शौकीन है तो ब्राउन राइस पे स्विच करें, दैट इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। प्लस अब आप च्यूई ज़्यादा होते हैं ना, तो वो जब आप चबाते हैं उसमें फाइबर एक तो ज़्यादा है, तो एक तो स्लोली भी खाया जाता है और वो ज़्यादा आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, और वो आपको फील होता है कि ना ये हमने अब ज़्यादा खा लिए, बस हमारी सैटिस्फैक्शन लेवल रीच कर गया, अब इससे ज़्यादा नहीं खाना। तो ग्रेन्स आर इंपॉर्टेंट, किस तरह खाने, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिफाइंड नहीं लेने हमने, जो रिफाइंड होते हैं सब मैदे की रोटी, अक्सर घरों में ज़्यादा वाइट फ्लावर लिया जाता है या व्हीट फ्लावर जिसको मैदा कहते हैं वो लिया जाता है। उसको हम इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसमें फाइबर नहीं है। जिस चीज़ में फाइबर नहीं है वो स्पाइक बहुत ज़्यादा देगा। नान और खमीरी रोटी क्या बिल्कुल नहीं खानी है डायबिटीज? अच्छा, ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई फीस्ट है कहीं, आपका वंस इन अ वाइल आप खा सकते हैं, क्योंकि उसमें रिकमेंडेड इसलिए नहीं होता, एक तो उसमें रिफाइंड फ्लावर होता है, नान और खमीरी रोटी दोनों में मैदा होता है और वाइट फ्लावर होता है। उसके अलावा ये कि उसका पोर्शन बहुत बड़ा होता है, तो वो एक नहीं 4 रोटियों की कैलोरीज उसके अंदर होती है। बिल्कुल, घर वाली एक रोटी और अगर आप नान खा रहे हैं तो वो 4 रोटियों के। बिल्कुल, तो वो अगर आपने खाना है फॉर एग्जांपल और दिल कर ही आता है तो उसमें पोर्शंस डिफाइंड होते हैं। 1/4 आप ले सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो नान होता है, प्लस उसकी थिकनेस बहुत मैटर करती है। हमारी रोटी पतली सी होती है, चपाती वो थिन सी होती है, हम आराम से खा लेते हैं, वो हम इतना फुल भी नहीं करती। नान एट टाइम्स जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं उनको बड़ा प्रॉब्लम करता है नान और खमीरी रोटी, तो डेली बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं लेना। हाँ, वंस इन अ वाइल ले सकते हैं, वो भी आप आधा नान या 1/4 नान प्रेफर करें। अगेन डिपेंड करता है, अगर आप बहुत लंबे इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर आपका कद छोटा है इससे कम भी ले सकते हैं। हाइट आपका डिटर्मिन कर रही होती है, एज और वेट डिटर्मिन कर रहा होता है आपने कितना लेना है, प्लस आपका कितना ग्लूकोज लेवल आ रहा है, कितना आपका HbA1c, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, उससे भी डिपेंड करता है कि हम आपका किस तरह सेट करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। सो हम चीनी की बात कर रहे थे, हो गया ये? हाँ, देखिए ना, अब ये मैंने इसमें चीनी मिक्स की है, थोड़ी सी बैठ भी गई है। आप देख रहे हैं कि इट्स कितना ही थिक हो गया है जी, ये देखें आप। और जो साथ जो बिल्कुल प्लेन वाटर है तो वो कितना थिन है। और जो हमारा ब्लड होता है
वो इस प्लेन वाटर की तरह नॉर्मल ब्लड जो है, जो यंग ब्लड या कह लें बड़ा बीमारियों से पाक जो जब डायबिटीज़ हो जाती है, तो जब शुगर लेवल अनकंट्रोल होता है, डायबिटीज़ प्रॉपरली ट्रीट नहीं हो रही होती, तो वो ब्लड हमारा जब चीनी ज़्यादा होगी उसमें तो वही थिक होगा। ठीक है। अब ये जो थिक ब्लड है ये ज़ाहिर है बॉडी के हर पार्ट में जाएगा, बॉडी के हर पार्ट में जाएगा। अब ये जो ब्लड है, इट्स अनहेल्दी ब्लड, इट्स अ थिक ब्लड, ये जहाँ पे भी जाएगा स्मॉल ब्लड वेसल से गुजरेगा, कैपिलरीज जिन्हें कहते हैं, बड़ी ब्लड वेसल से गुजरेगा, तो वहाँ पे जाके बीमारियाँ कॉज करेगा। सबसे पहली बड़ी बीमारी जो होती है वो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स में होती है, वो इसका जो जब ये थिक ब्लड गुजरता है, वहाँ पे ये जो एंडोथीलियल सेल्स होते हैं, हमारे जो शरीयानों के जो सेल्स होते हैं, उनको में इन्फ्लेमेशन की वजह से उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है। तो एक तो आर्टरीज फ्रिजाइल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, वो ब्रेक भी कर सकती हैं, उनसे ब्लीडिंग निकल सकती है, क्लॉट्स बनते हैं। अच्छा। तो ये चीज़ जो है अगर ब्रेन में जाएगी, ये थिक ब्लड, तो वहाँ पे क्लॉट्स बन सकते हैं जो कि फालिज का रिस्क बढ़ा देते हैं। TIAs जो ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक्स होते हैं, देखा होगा कि बंदा जो है एकदम जो है थोड़ी टाइम के लिए बोलना चाल बंद हो जाती है, हिलना जुलना बंद हो जाता है, फिर उसका क्लॉट निकलता है तो वो बेहतर हो जाता है। तो फालिज का रिस्क बढ़ता है। आंखों में ये ब्लड जाएगा तो वहाँ पे रेटिनोपैथी हो जाती है, अंधापन का जो होना बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, यानी नुकसान। एग्जैक्टली। किडनीज़ में जब ये ब्लड जाएगा, जो किडनीज़ की जो ब्लड वेसल्स हैं, ग्लोमेरुलाई, जो कि पूरा फंक्शंस कर रही होती हैं फिल्ट्रेशन का, वहाँ पे जाके ये वहाँ उन स्मॉल वेसल्स को डिस्टर्ब करता है, उसको डैमेज करता है, जिसकी वजह से पहले तो प्रोटीन यूरिया होता है, प्रोटीन्स निकलती हैं यूरिन में, जब वो कंट्रोल नहीं होती, स्क्रीन नहीं होती, पता नहीं चलता, तो उसके बाद फिर नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, जो कि लीड इनटू किडनी फेलियर और फिर डायलिसिस और फिर ट्रांसप्लांट, ये किडनीज़ में जाके होता है। जब यही ब्लड आपके फीट में जाता है तो वहाँ पे नर्व्स होती हैं, स्मॉल नर्व्स होती हैं, उनको भी ब्लड सप्लाई चाहिए होती है, उनकी ब्लड सप्लाई इस थिक ब्लड की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, ब्लड वैसे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नर्व्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से वो नर्व्स डेड हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। और ये जो नर्व्स का डैमेज होना है, डेड होना है, ये इरिवर्सिबल डैमेज है, मतलब वो दोबारा रीग्रो नहीं कर सकती। क्या होता है, हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाती हैं, उनमें जलन होती है, बाज़ औक़ात मोटर लॉस शुरू हो जाता है, चलना फिरना मुमकिन नहीं रहता, और बाज़ औक़ात जो वहाँ पे ज़ख़म होते हैं उनमें ज़ाहिर है ब्लड की वजह से वहाँ पे एंटीबायोटिक्स भी जारी होती हैं, न्यूट्रिशन भी जारी होती है, तो वो जब एंटीबायोटिक न्यूट्रिशन प्रॉपर ज़ख़मों में पाँव में जो है ड्यू टू कैपिलरी डिसफंक्शन और ब्लड वेसल डिस्टर्बेंस की वजह से, वीकनेस की वजह से, डैमेज की वजह से प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा, तो वहाँ पे जो हीलिंग प्रोसेस है वो बड़ा डिले हो जाता है। पाँव में ज़ख़म आया तो ठीक ही नहीं हो रहा, महीनों लग गए, अल्सर बन गया, पाँव काटना पड़ गया, तो इस तरह की चीज़ें भी ये जो है ब्लड करता है। इसके अलावा इस ब्लड जो थिक ब्लड, इसने हर जगह जाना है, बिल्कुल ब्रेन में जाना है, तो ब्रेन में तो स्ट्रोक का उसका तो रिस्क बढ़ता ही बढ़ता है, मेमोरी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, अच्छा। यादाश्त नहीं रहती, बंदे को चीजें भूलती हैं, ब्रेन फॉग होता है, हेड टू टो नुकसान है, हेड टू टो नुकसान है, और हर जो ऑर्गन है, हर टिश्यू डिस्टर्ब हो रहा है। और वजह क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया। तो छोटी सी आपने चीज़ कंट्रोल करनी है जो आपको मल्टीपल प्रॉब्लम से बचाएगी। हम क्या करते हैं, हम पेशेंट्स की ये साइकी है, वो कहते हैं कि जी यार शुगर की जो है ना हम ट्रीटमेंट नहीं करते, हमें गोली नहीं खानी अच्छी लगती, तो हम बस गोली। डॉक्टर साहब, आपने ट्रीटमेंट की बात की तो मुझे ट्रीटमेंट की तरफ आना है। क्या ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है जिसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं? एंड यस, लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा इंसुलिन पे आ गए तो बस 3-3, 4-4 साल डॉक्टर पे जाने की जरूरत है, मेडिसिन पे आ गए तो बस अब आपको पता है कि जी आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी। हाँ जी, शुगर कंट्रोल रखने के लिए आपको उसको मॉनिटर करना कितना ज़रूरी है और मेडिसिन का रोल, इस पर आपके ट्रीटमेंट पे हम बात करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो डायबिटीज़ के पेशेंट को शुगर कंट्रोल रखनी है, मेडिसिन का डॉक्टर साहब क्या रोल है, डॉक्टर्स के साथ आपका कनेक्शन कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब तो आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी है ना, तो कंट्रोल के पेश नज़र आपको क्या करना है, कौन सी मेडिसिन होती है? देखिए पहले तो मैं ये बात आपसे भी कर भी रहा था कि मेडिसिन से लोग बचना चाहते हैं। लोगों में ये गलतफहमी है कि जी मेडिसिन जो है उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो हमारे गुर्दे ख़राब कर देती है, हमारा हार्ट ख़राब कर देती है, हमें और साइड इफ़ेक्ट्स देती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखिए जो डायबिटीज़ की मेडिसिन है, जो ओरल मेडिकेशंस हैं, उनमें कोई भी ऐसी दवाई नहीं है जो कि FDA अप्रूव ना हो। FDA जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी है, उसने दुनिया भर में ये दवाइयाँ अप्रूव की हुई हैं, जिसका पूरी दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करें। तो अगर इनसे ऑर्गन डैमेज होता या इनसे किडनी फेलियर होता तो फिर आज तक जो है
क्या मतलब वो जो फेडरल ड्रग अथॉरिटी है या जितनी हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं दुनिया की, क्या वो दुश्मन है इंसान की कि वो सबको जो है गुर्दे फेल करा रही? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत फहमी है कि जी ओरल मेडिकेशन से या डायबिटीज़ की मेडिकेशन से गुर्दे डैमेज होते हैं या कोई और ऑर्गन डैमेज होता है, पहली बात। दूसरा ये कि पेशेंट समझता है कि जी हमें एक आध गोली खाने से जो हमारी शुगर कंट्रोल हो रही है तो हमें इससे बचा जाए। होता ये है कि जब वो दवाइयों को डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं लेते या उनके मशवरे के बगैर छोड़ देते हैं और कहते हैं जी हम बस ठीक है, हम मॉनिटर भी नहीं करते, शुगर चेक भी नहीं करते, तो फिर ये जो थिक ब्लड, ये जो मैंने आपको बताया, ये तो ब्लड में हाइपरग्लाइसीमिया रहेगा जब दवाई नहीं ले रहे आप। ये हाइपरग्लाइसीमिया जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो ये आपके ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू हो जाएगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप, एक वक्त तो वो था जब आप एक गोली से बचना चाह रहे थे, अब एक वक्त ऐसा है कि आपको हार्ट की मेडिकेशन भी लेनी पड़ेंगी, आपको गुर्दों की भी लेनी पड़ेंगी, आपको शुगर की भी लेनी पड़ेंगी और आपको ब्रेन की भी लेनी पड़ेंगी। ठीक है जी। तो यानी आप पहले एक गोली से बच रहे थे, अब पूरा मेडिकल स्टोर खरीद के लाना पड़ेगा घर पे। तो ये बताइए कि कौन सा फैसला सही है आपका, या वो वाला जो एक गोली से ही आप पूरी ज़िंदगी बड़ी आसानी से गुजार सकते हैं बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, सिर्फ आपको अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, ठीक है, जिसमें आपकी बैलेंस डाइट भी है और जिसमें आपकी एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्टिविटी है और साथ थोड़ी बहुत मेडिकेशन है। डॉक्टर से रब्ता बहुत ज़रूरी है। आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो साल में 2-3 दफ़ा ज़रूर लेना चाहिए। अपने शुगर लेवल्स को मॉनिटर करके चार्ट बना के अपने जो डिफरेंट टेस्ट हैं, बेस लाइन टेस्ट होते हैं जिसमें HbA1c है, रैंडम शुगर लेवल है, फास्टिंग शुगर लेवल है, वो आपने अपने डॉक्टर के मशवरे से उसको टारगेट रेंज में लेना आता है। जैसे अब HbA1c जो है, जैसे मैंने आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन का जिक्र किया, अगर डायबिटिक पेशेंट चाहता है कि मुझे कॉम्प्लिकेशन ना हो तो सबसे पहला जो उसने काम करना है वो ये है कि उसने अपना जो हीमोग्लोबिन A1C लेवल है वो 7% से नीचे रखना है। उसका जो HbA1c लेवल है वो 7% से नीचे होगा तो ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। एक बात, फास्टिंग लेवल जो कि नाश्ते से पहले का लेवल होता है जिसको हम कहते हैं फास्टिंग शुगर लेवल, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, तो ये जो फास्टिंग लेवल है ये इसकी रेंज 130 मिलीग्राम है। अगर जो हमारे डायबिटिक पेशेंट है अपना फास्टिंग शुगर लेवल 130 से नीचे रखेंगे तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उनको कभी आएंगी नहीं, ना कभी कोई मेडिकेशन ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ना कोई हार्ट की मेडिकेशन, ना किसी और चीज़ की। और जो रैंडम लेवल है, अगर डायबिटिक पेशेंट का जो रैंडम लेवल है खाने के 2 घंटे के बाद हम मेजर करते हैं, वो होना चाहिए 180 से लेस। 180 मिलीग्राम से लेस आपका रैंडम होगा, 130 से लेस आपका फास्टिंग होगा। HbA1c 3 महीने बाद करवाएंगे तो वो लेस देन 7% होगी। आप अपने मॉलिज को साल में 2-3 दफ़ा ज़रूर उससे मिलें, सारे लेवल्स चेक कराएं, बेसलाइन टेस्ट करवाएं, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानें और एक हेल्दी डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान उससे मशवरे से लेते रहें। इंसुलिन किन पेशेंट को लगती है डॉक्टर साहब? देखिए, इंसुलिन जो है टाइप 1 डायबिटिक्स का इलाज है। मैंने आपको बताया कि वहाँ पे ऑटो इम्यून प्रोसेस के तहत जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़ीरो हो जाती है तो बाहर से देनी पड़ती है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को तो इंसुलिन देनी ही पड़ती है, मस्ट है। लेकिन जो कई दफ़ा ये देखा गया कि टाइप 2 पेशेंट्स में भी इंसुलिन दी जाती है। मेरी एक फेमस सेइंग है जो मेरे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी फेमस है। मैं ये कहता हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स है उनमें इंसुलिन का इस्तेमाल जो है वो मेडिकल गुनाह है। हम तो बहुत सारे लोगों को देखते हैं इंसुलिन लगाते हैं। देखिए, जो कि टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनमें अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है, कोई सर्जरी करानी पड़ गई है, आंखों की सर्जरी है, किसी और ऑर्गन का डैमेज हुआ है, कोई सर्जिकल, ज़ाहिर है डायबिटिक पेशेंट्स को दूसरी बीमारियां भी तो हो सकती है ना। तो उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए अगर आपको इंसुलिन देनी पड़ती है तो हम देते हैं और उसके बाद हम उसको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जो क्रॉनिकली दी जाती है इंसुलिन इलाज के तौर पे कि जी उसको कंटिन्यूसली आप देते रहें इंसुलिन को टाइप 2 डायबिटिक्स को, ये नहीं है। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना होता है। ठीक हो गया। चलो आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी। हम बच्चों को ये बॉटल्स, जूसेस वगैरह दे देते हैं, बच्चे इनके शौकीन भी बहुत होते हैं, सो ये प्रैक्टिस कैसी है? अच्छा, फ्रूट जूसेस चाहे बॉटल्ड हो चाहे वैसे फ्रेश हो, बॉटल जूसेस तो पहली बात है दे आर नेवर रिकमेंडेड। उसमें होता ये कि उसके अंदर शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, नेचुरल उसके अंदर नहीं होता, मतलब फ्रूट नहीं होता उसके अंदर शुगर ज़्यादा होती है। पानी के अंदर पहले शुगर, फिर फ्लेवरिंग एजेंट्स जो कि नेचुरल नहीं होते वो उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि फ्रूट का उसके अंदर सिर्फ एसेंस डाला जाता है। हमें लगता है कि इसके अंदर जो है ये फ्रूट जूस ही है। आपने कभी नोटिस किया है हर दफ़ा जब आप फ्रूट जूस एक सेम ब्रांड का पीते हैं उसका सेम फ्लेवर होता है, यानी कि उसमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट्स तो हैं, उसमें कोई फ्लेवरिंग एजेंट्स तो हैं, चीनी तो है। इस तरह नहीं हम एक ही वो उसमें से कार्टन में से मैंगो निकालें तो हर किसी का फ्लेवर फ़र्क होता है, डिफरेंट होता है। वेरेज क्या होते हैं
कि जब हम फ्रूट जूसेस कंपनीज के पीते हैं तो सेम टू सेम, चाहे आप विंटर्स में ले रहे हैं, समर्स में ले रहे हैं, विच क्लियरली मीन्स कि वो नेचुरल नहीं है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स हैं, होगा कंटेंट फ्रूट का भी होगा जो क्लेम करते हैं दिस इज़ 100% रियल, उसमें कंटेंट हो सकता है फ्रूट का, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं होता। सेकेंड बात ये कि जिन बच्चों में डायबिटीज़ या बड़ों में डायबिटीज़ है उनको हम फ्रूट जूसेस रिकमेंड नहीं करते। देखिए शुगर ग्लूकोज की फॉर्म में हो या फ्रूक्टोज की फॉर्म में हो वो नहीं रिकमेंडेड होती, आपको रिकमेंडेड यही होता है कि आप नेचुरल लें। नेचुरल की भी वो नेचुरल जो फ्रूक्टोज है दैट इज़ नेचुरल, लेकिन उसमें भी ये आ जाता है कि फ्रूट के जूसेस जो हैं वो रिकमेंडेड नहीं होते, उसमें फाइबर बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है, वो जो निकलता है वो भी चीनी ही है। तो उसमें हम आपको रिकमेंड करते हैं कि फ्रूट आपने लिमिटेड क्वांटिटी में जितना आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है वो खाना है, लेकिन फाइबर के साथ खाना है ताकि आपको उसके बेनिफिट्स मिलें। खाली चीनी लेना इज़ नॉट द पर्पज़, दैट्स नॉट द मोटिव कि आपने सिर्फ शुगर नहीं लेनी, इसलिए फ्रूट जूसेस रिकमेंडेड नहीं होते। उसकी बजाय अगर किसी का दिल करता है तो हम लो जीआई जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिन फ्रूट्स का, वो हम रिकमेंड करते हैं, जैसे आड़ू की स्मूदी ले लें। उसमें ये होता है कि अगर फाइबर पार्टिकल्स ब्रेक भी हो रही है स्टिल यू आर गेटिंग देम, आप इंटैक्ट होता है, आप उसे छानते नहीं है, उसमें जो पील थी वो भी आप कंज्यूम करें, हर चीज़ कंज्यूम करें। प्लस उसमें हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपने स्मूदी के अंदर चीनी नहीं डालनी, आप उसमें स्टीविया डाल लें। अक्सर लोगों को लगता है कि हम गुड़ डाल लेंगे तो बड़ा अच्छा अल्टरनेटिव है, वेरएज शुगर पेशेंट्स को ये चीज़ जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उन्हें मॉनिटर करनी चाहिए कि चीनी गुड़ ये सब शुगर केन के ही फ्रैक्शंस हैं। हाँ ये है कि गुड़ हेल्दियर है ज़रा कंपैरेटिवली, उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, वेरएज चीनी में स्टिल आप उसको कम ले सकते हैं ना, ये नहीं कि आप सारा दिन में चाय पी रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं, उसमें गुड़ डालते चले जा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। खैर टाइम कम है जी, थैंक यू सो मच ईशल, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ ये होता है कि आप मोहतात रहें, आपको हम अवेयर करते रहें और आप ये सब चीज़ें अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लें। वंस अगेन थैंक यू सो मच जी। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आज सालगिरह, अच्छा जी आज नहीं माजरत, पहले तो दो दिन की हमारे पास है, 3 दिन की हमारे पास बर्थडेज हैं, कल और परसों की भी जिनकी रह गई थी। सो ये लिस्ट हमारे पास शामिल कर लेते हैं जी। आयान, मोहम्मद हसन, मोहम्मद हसनैन और इसके बाद जी हसन अली शाह की सालगिरह है, मोहम्मद बिन फैसल, अनाया फातिमा, मोहम्मद वसीम, मनान जट, शेख इरफान अली, मोहम्मद मोहिब की सालगिरह है और इसके बाद जी खिजरा तनवीर, अनीबा, आइजल और इसके बाद जी आयशा फ्रॉम सऊदिया। चलें जी, आपको सऊदिया में भी आप हैं तो आपने हमें अपना नाम भेजा, बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे, हमारे लिए दुआएं भी कीजिएगा।
हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।